जो सुन रहे श्रोतागण हैं उनको मैं जय भीम, जय संविधान। भारतीय संविधान की रक्षा करना हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है। इस विषय पर मुझे आपके साथ कुछ संवाद करना है। 2023 के परिप्रेक्ष्य में ये विषय जो है ये बहुत ही आवश्यक विषय हो जाता है। भारत की जो दशा है 2014 के बाद में जो राजकीय परिवर्तन भारत में हुआ, तो उस उनके जो कुछ मंत्री या नेता लोग हैं वो 2014 के बाद बोल रहे हैं कि जनता ने हमें जो चुन के दिया वो संविधान बदल करने के लिए चुन के दिया। ये ऐसी जोर शोर से वो लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ तक मचल गई कि दिल्ली में संविधान की प्रतियां कुछ आतंकवादी लोगों ने जलाई। ये जो ब्राह्मण आतंकवादी है उन्होंने उस प्रतियां को जलाया और उसके कारण संविधान का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये चिंता सारे भारत के जो लोकशाहीवादी लोग हैं उनके मन में निर्माण हो गई। क्योंकि जो पंडे लोग, पुजारी लोग, साधु लोग वो जोर से धर्म संसद लेकर उस संसद में वो जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण का भी उनका एक विषय था कि ये संविधान हिंदू राष्ट्र के निर्माण में बड़ा बाधा है और इसीलिए इस संविधान को बदलना बहुत जरूरी है। तो ये जो बातें चल रही है इसके कारण लोकशाही को मानने वाले भारत के नागरिकों को अभी चौकन्ना होना, सजग होना ये बहुत जरूरी हो गया। और इसीलिए इस विषय का महत्व आज के जमाने में, आज के वातावरण में बड़ा महत्व रखता है। भारत में ब्रिटिशों का राज चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश लोगों में जो मानवीय, उनके जो इंसानियत के मूल्य थे वो 1215 में उन्होंने आदमी, इंसान का जो स्वातंत्र्य है उसके बारे में 1215 से इंग्लैंड में जो मैग्ना चार्टा में अंग्रेज का जो तब राजा था जॉन, उन्होंने जो जाहिरनामा प्रकट किया, प्रसिद्ध किया और वो मैग्ना चार्टा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वचन दिया लोगों को कि उनके जो हक है, अधिकार है, उस अधिकार को ये राज्य बरकरार रखने का वो वचन दे रहे हैं।
और ये संस्कार होने से जब भारत में आज़ादी का आंदोलन बढ़ने लगा और द्वितीय महायुद्ध का वातावरण निर्माण हुआ, तब ब्रिटिशों को ये भारत को आज़ाद करना ये उनकी भी एक मजबूरी हो गई थी। लेकिन भारत को आज़ाद करने के पहले, इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद घोषित करने के पहले उन्होंने 3 मंत्री को मार्च 1946 में, जो त्रिमंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, उनको भारत भेज दिया। उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 मंत्री उस समिति में थे और उन्होंने जो योजना रखी वो योजना त्रिमंत्री योजना के नाम से जानी जाती है। ये योजना भारतीय कांग्रेस के या आज़ादी के आंदोलन के जो मुखिया थे उनके सामने रखी गई और उनको बताया गया कि आपको सार्वभौम मिल रहा है, ये तो आज़ाद तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप राज कैसा चलाएंगे और उस राज के कानून क्या होंगे। हम लोगों को हाशिए पर नहीं छोड़ सकते, तो पहले आप देश का संविधान का प्रारूप तैयार करो और हमें हमारे सामने रखो। हमारा समाधान होना चाहिए कि सही पैमाने में लोगों को ये आज़ादी मिल रही है। और तब भारत में 9 दिसंबर 1946 में घटना समिति का गठन हुआ और सच्चिदानंद सिन्हा इनको इस समिति का हंगामी अध्यक्ष उनको बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी नियुक्ति हुई, वो चुने गए अध्यक्ष हुए और उस समिति में तब 389 सदस्य थे। दरमियान पाकिस्तान अलग हो गया और संसद समिति की सदस्य की संख्या 292 पर आ गई। उस समिति की 11 बैठकें हुई, 165 दिन समिति का कामकाज चला। उस काम में गति आना चाहिए, इसलिए 19 उपसमितियों का भी गठन किया गया था, वो कार्यरत थी। और उसमें से एक समिति थी मसूदा समिति, और इस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को। मसूदा समिति की 44 सभाएं हुई। 13 फरवरी 1947 में समिति ने अपना जो अहवाल है उस घटना समिति को सादर किया और उसके ऊपर में चर्चा हुई। 7,000
535 सूचना लोगों ने किया। कुछ सूचना रद्द कर दिए गए और 2473 सूचनाओं के ऊपर में चर्चा हुई और जो उचित सूचनाएं थी उसका स्वीकार किया गया। ये चर्चा करीबन 144 दिन ये चर्चा चली। 4 नवंबर 1949 को ये प्रक्रिया शुरू हो गई और संविधान का सुधारित मसौदा तैयार हो गया और समिति ने 25 नवंबर को सादर किया। उस दिन बाबा साहब अंबेडकर आखिरी का समारोप का भाषण देते हैं। 26 नवंबर 1949 घटना समिति ने सुधारित उस मसौदे को मान्यता दी। वो समिति ने स्वीकार भी किया और ये संविधान समिति की प्रक्रिया पूरी हो गई और 26 जनवरी 1950 को उसका वो अमल में लाई गई। 2 साल 11 महीने 18 दिन ये प्रदीर्घ कालावधि में घटना समिति का कामकाज चला। ये चर्चा 4 खंड में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स ये प्रकाशित हुई है। नागरिकों का स्वातंत्र्य और मानवीय मूल्य ये बरकरार रखने का ठहराव प्रस्ताव मंजूर किया गया और ये ब्रिटिश लोगों को जब ये विश्वास हुआ तब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की घोषणा की। तब वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और उन्होंने 9 दिसंबर से 15 अगस्त तक 9 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने एक निरीक्षक के रूप में भूमिका अदा की और 15 अगस्त को वो यहाँ से आज़ादी की घोषणा करने के बाद ब्रिटेन में वापस चले गए। उस ठहराव में, उस प्रस्ताव में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व ये जो मौलिक 3 सूत्र थे उस सूत्र को मंजूरी मिली और उन्होंने भारतीय लोगों पर विश्वास व्यक्त करके भारत के आज़ादी का उन्होंने ये अब कायदा, ये कानून का राज्य है, ये संकल्पना भारत में संविधान के तहत भारत सरकार ने उसको स्वीकृत किया। इसमें जो ये 3 तत्व को स्वीकार किया गया, समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, ये भारत के लोगों का रूढ़िवादी बर्ताव, उनकी संस्कृति, उनका और ये 3 तत्व का मेल नहीं बैठता था। जातीयता, अस्पृश्यता, लोगों को अछूत मानना, महिलाओं को गुलाम मानना, कामगारों की, मजदूरों की, किसानों की कोई इज्जत नहीं करना, ये सारी बातें और भारत का स्वतंत्र, समता, बंधुत्वता के आधार पर ये संविधान को चलाना,
ये बड़ी पेचीदा ऐसी स्थिति थी। बाबा साहब आम्बेडकर आखिरी के भाषण में कहते हैं कि राजनीतिक लोकशाही ये संविधान ने तो दी है, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। ये आदमी को एक वोट का अधिकार और एक वोट की कीमत भी समान है, एक ही है। राजा को भी वही अधिकार और फकीर को भी वही अधिकार। ये लोकशाही राजकीय स्वरूप की है, लेकिन जब तक सामाजिक लोकशाही और आर्थिक लोकशाही का निर्माण नहीं होगा, तब तक के ये राजनैतिक लोकशाही का कोई महत्व नहीं रहेगा, वो सफल नहीं होंगी। क्योंकि यहां पे रूढ़िवादी राजनैतिक दल अपने धर्म को, अपने परंपराओं को, रूढ़ियों को देश से ज्यादा महत्व देंगे तो ये देश दोबारा गुलाम बन जाएगा, और वो कितने सालों तक गुलाम रहेगा ये कोई अंदाज कोई बता नहीं सकते। तो ये इस ढंग के शासक जब भारत में आए तो बाबा साहब कहते थे संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले अगर ठीक नहीं है, गलत है, तो यह संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। बाबा साहब तो कहते थे अगर ये संविधान, कोई भी संविधान थोड़ा गलत भी हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर ठीक ढंग के हैं तो वो गलत संविधान भी अच्छा साबित होता। तो इसीलिए बाबा साहब का ये मानना था कि संविधान ये तो बड़ी मेहनत से तैयार किया गया और ये संविधान बहुत अच्छा भी तैयार किया गया, उसकी सराहना भी हुई। एक एलन कॉडहिल ने 1951 में रिपब्लिक इंडिया वृत्तपत्र में वो लिखते हैं, भारतीय संविधान कर्ता ने परिवर्तन और विकास का ख्याल रख के अमेरिका के संविधान से भी अच्छा संविधान ये उन्होंने बनाया है। अल्फ्रेड स्मिथ ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा संविधान बाबा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने उनके अध्यक्षता में मसूदा समिति ने ये बनाया है। न्यायाधीश शेलाट, राज्यपाल, ये जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस संविधान की सराहना की, लेकिन इसके बावजूद भी ये संविधान को चलाने वालों में शुरुआत के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो रूढ़िवादी परंपरा के जो हिंदू लोग थे, उन्हीं के हाथ में ये संविधान चलाने की जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि तब कांग्रेस में आरएसएस के लोगों का बहुत बड़ा भरना था। मान लीजिए कि 80% लोग तो आरएसएस ने उसमें घुसाड़ दिए थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरुआत से ही इस
लोकशाही संविधान को विरोध था। वो कहते थे कि ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन एक अछूत ने जब वो लिखा तो हम उसको मान्यता नहीं दे सकते, हम उसको अच्छा मान नहीं सकते। एक शूद्रों ने लिखा हुआ संविधान हम उसको मान नहीं सकते। शुरुआत से ही उन्होंने उसका विरोध किया। तो उस विरोध का कारण था कि उन्होंने मनुस्मृति के आधार से उनको शासन चलाना था और मनुस्मृति में चातुर्वर्ण्य समाज व्यवस्था यही कानून था। चातुर्वर्ण्य समाज व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अधिकार थे और शूद्र को कोई अधिकार नहीं थे, बल्कि वो गुलाम थे। और उन शूद्रों की जो आबादी थी वो आबादी भी बहुत बड़ी संख्या में थी। शूद्र, ढोल, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उसमें महिलाओं की संख्या आधी आती है। पिछड़े वर्गों की संख्या 52% आती है। आदिवासियों की संख्या और दलितों की संख्या, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, कोई मुसलमान हुए, कोई ईसाई हुए, वो सब लोग, उनकी आबादी बड़ी थी और ये बहुसंख्यांक लोगों को ये चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था के लोग आज़ाद मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। और वो ही उनका शुरुआत से ही प्रयास था कि ये लोग हमसे नीचे है और ये हमारे नीचे ही रहना चाहिए। लेकिन भारत का जब संविधान बना उसमें समता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, उसमें बंधुत्वता का भी अधिकार दिया। और ये अधिकार मिलने से उसमें ब्राह्मणों के अधिकारों को कटौती हो गई, उसके अधिकार कम हो गए। ये उसमें कहते हैं समता का जो अधिकार दिया, संविधान लिखता है राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के सामने समता अथवा कानून का संरक्षण नकार नहीं सकता। धर्म, वंश, जात, लिंग अथवा जन्मस्थान इन कारणों के वजह से भेदभाव करने को मनाही कर दी है। 15 में लिखते हैं राज्य किसी भी नागरिक को प्रतिकूल होगा इस तरह से केवल धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा इन किसी भी कारणों से भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा इन किसी भी कारणों से कोई भेदभाव कोई भी नागरिक को दुकानों में, सार्वजनिक उपहार गृहों में, होटलों में और सार्वजनिक मनोरंजन के ठिकानों पर प्रवेश अथवा पूर्णता अथवा अंशतः राज्यों के पैसों पर चलने वाले अथवा सर्वसाधारण जनता के उपयोग के लिए खास रखे हुए ऐसे कुएं, तालाब, स्नान घाट, रास्ते और सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल, इसमें कोई भी उसको रोक नहीं सकता। या ऐसे समता का अधिकार उनको मिला। और ये समता का अधिकार जो दिया गया तो उसका प्रियम्बल, जो संविधान का जब प्रियम्बल उद्देशिका जब लिखी गई उसमें ही ये पूरा प्रारूप कर दिया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प पूर्वक निर्धार करके इस संविधान सभा में अपनी आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कर खुद के प्रति अर्पण कर रहे हैं। ये सूत्र लेकर इस संविधान का निर्माण हुआ। ये पिछड़े लोगों के हित में था, ये आदिवासियों के हित में था, ये अछूतों के हित में था, ये कामगारों के हित में था, किसानों के हित में था, मजदूरों के हित में था, तमाम महिलाओं के हित में था। लेकिन हजारों साल धर्म के ठेकेदार बने जो वैदिक ब्राह्मण हैं, उनको अपने हित में ये संविधान नहीं लगता था और इसीलिए इस संविधान के खिलाफ में उनका काम तब से ही जारी रहा। वह हर समय संविधान का विरोध करते थे, समता का विरोध करते थे, स्वतंत्रता का विरोध करते थे, बंधुत्वता का और न्याय का भी विरोध करते थे। और विरोध करने की उनकी परंपरा ऐसी थी कि संविधान के कानून सिर्फ संविधान में रहे, उसका अमल ईमानदारी से नहीं करना और इसके कारण भारत में समता का आज 2023 तक जो समता आनी थी वो नहीं आ पाई, जो बंधुता निर्माण होनी थी वो भी नहीं हो गई और लोगों को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी भी नहीं मिल पाई, क्योंकि संविधान के कानून का जो ईमानदारी से उसका पालन करना था वो ईमानदारी से पालन नहीं हुआ। ये इसके दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं और इसकी और कठिन परिस्थिति 2014 के बाद में हुई। उसके पहले वो उसका अमल तो ठीक से नहीं करते थे, लेकिन संविधान का नाम लेते थे, संविधान का विरोध कम से कम मुंह से नहीं करते थे। लेकिन 2014 के बाद में जो शासन आया, वो शासनकर्ता जो वर्ग है, जो राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल के लोग जोर शोर से ये नारा देने लगे कि संविधान को बदल करने के लिए ही लोगों ने हमको सत्ता पे बिठाया और जब तक के ये संविधान है तब तक के हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना असंभव है और इसीलिए इस संविधान को बदलना ये जरूरी है, क्योंकि ये अभी फटा पुराना हो गया और ये सादा आदमी नहीं कहता, भारत के प्रधानमंत्री का सलाहकार कहता है। तो इससे तो ये लगता है कि भारतीय संविधान का खतरा बढ़ गया है। भारतीय संविधान की रक्षा करना ये बहुत ही जरूरी हो गया। अगर इसमें हम लोग दक्ष नहीं रहते तो ये संविधान का अस्तित्व मिटने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं
कि जो स्वायत्त संस्थाएं थी, जैसा राज्यपाल, ये स्वायत्त संस्था है, लोग विधायक को चुन के देते, विधायक मुख्यमंत्री बनाते और मुख्यमंत्री और विधायक, उनका मंत्रिमंडल, ये कानून बनाकर राज्य को चलाते हैं और राष्ट्रपति उनको सहमति देने के लिए सिग्नेचर करता है। वो राज्यपाल लोगों ने चुन के नहीं दिया, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसको कोई अधिकार नहीं है कि विधायक और मुख्यमंत्रियों ने, सदन ने जो कानून विधायक पास किया उसको रोकने का उसको अधिकार नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे कि पंजाब में 6 विधेयक पारित हुए और राज्यपाल ने उसको उसके ऊपर में सिग्नेचर नहीं की। केरल में 12 विधेयक पारित किए, वहां के राज्यपाल ने उसके ऊपर में सिग्नेचर नहीं की। वही हालत जहां जहां पे विरोधी दल की सत्ता है, वहां पे केंद्र में सत्ताधारी जो दल है, उनके जो राज्यपाल बिठाए गए, वो लोग राज्यपाल का इस्तेमाल ये संविधान में जो बातें कही है उसके अनुरूप नहीं हो रहा, उसके खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। जैसा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो विद्यापीठ है, विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय की कुलगुरु के नाम की लिस्ट मुख्यमंत्री के मार्फत जो आनी थी उसको मान्यता देना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसको नकारा और आरएसएस के दफ्तर से जो नाम आए उनको उन्होंने विद्यापीठ का कुलगुरु बनाया। ये भी संविधान का उल्लंघन ही है। तो ऐसे कई मसले हम देखते हैं कि जैसा कि न्यायालय, ये न्याय संस्था स्वायत्त है, ये न्याय संस्था में सरकार दखलंदाजी नहीं दे सकता। लेकिन जो पहला कानून था उसमें संशोधन किया। पहला कानून था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सरन्यायाधीश है उनका चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता संसद का और एक सरन्यायाधीश, ये तीनों मिलाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन अभी भारत सरकार ने अध्यादेश निकाला और वो पुराना कानून बदल दिया और नया कानून करके उन्होंने प्रधानमंत्री और जो विरोधी पक्ष का नेता है उसका नाम और सरन्यायाधीश का नाम उसने काट दिया और उसके जगह कानून मंत्री का नाम या और कोई मंत्री का नाम लिया। तो मतलब ये है कि सत्ता में जो दल है वो ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, क्योंकि वो 3 में 2 उनके हैं और एक विरोधी दल का है और न्यायालय का तो कोई आदमी है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान ने जो न्याय व्यवस्था को उन्होंने स्वायत्तता दी थी, ये सरकार उसको उन्होंने बंद करने का, उसको पक्षीय करने का उनका रवैया उन्होंने बता दिया। निर्वाचन आयोग स्वायत्त है, वो किसी दल के सत्ताधारी हो या विरोधी हो,
उनके हित की बात नहीं करते, वो देश की बात करते हैं। लेकिन अभी निर्वाचन आयोग जो है वो पक्षपाती तरीके से काम कर रहा। ईवीएम का मशीन लोगों ने आंदोलन किए, लोगों ने आक्षेप लिए कि बटन कोई और चिन्ह पर वोटर्स दबाते और वो जो बटन दबती है तो वो दूसरी ही चिट्ठी निकल जाती है, वो सत्ताधारी पक्ष के ही चिन्ह पर वो चले जाती है। लेकिन उसकी दखल निर्वाचन आयोग नहीं ले रहा। इसका मतलब ये पक्षपात कर रहा है। विरोधी दल के जो नेता है उनको अपने पाले में लाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए उनके ऊपर में दबाव डाला जा रहा। उनके पीछे सीबीआई का और ईडी का कानून, उनके आरोप करना और उनकी तपास यंत्रणा उसके पीछे लगा देना और उनको बेजार करके उनको अपने पक्ष में लाना और विरोधी दल का वहां पे जो सरकार होंगी वो सरकार को गिराना, ये संविधान जो चाहता था उसके खिलाफ में ही विपरीत हुई परिस्थिति अभी 2014 के बाद में आ रही है। और इसीलिए भारत के सभी न्यायप्रिय लोग, लोकशाहीवादी लोग, जो भारत में लोग गणतंत्र चाहते हैं, लोकशाही चाहते हैं, लोकतंत्र को चाहते हैं, वो बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन हो रहा, संविधान का उल्लंघन हो रहा। यहाँ तक कि ये जो रूढ़िवादी लोग हैं, ये रूढ़िवादी लोग दिल्ली में उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई। बाबा साहब ने जैसी मनुस्मृति जलाई थी, अब ये उसका हेट करके ये इस संविधान की प्रतियां जलाने की कृति कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज की सरकार जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, ये हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति का कानून मान्य करना, मनुस्मृति को मान्य करना मतलब इस संविधान को नकार देना। तो ये संविधान को नकार देना मतलब है पिछड़े लोगों को गुलाम बनाना, आदिवासियों को गुलाम बनाना, दलितों को गुलाम बनाना, महिलाओं को गुलामी की जंजीरों में बांध के रखना। और ये हमने देखा है कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई, वो आदिवासियों पर जो जुल्म जबरदस्ती हुई, उसके ऊपर में भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द भी कोई बोलता नहीं, ना राष्ट्रपति उसमें दखल देता है, ना कोई राज्यपाल उसमें दखल देता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे इस देश में संविधान के तहत राज चल रहा है कि मनुस्मृति के तहत, हुकुमशाही के तहत ये राज चल रहा है। यहाँ पे लोकशाही है या हुकुमशाही है, ये लोगों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और इसीलिए साथियों, आज कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी प्रज्ञावान आदमी, कोई भी नीतिवान आदमी यही कहेगा कि भारत का संविधान अभी खतरे में है और उसकी रक्षा करना केवल बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों का कर्तव्य नहीं है, केवल आदिवासियों का कर्तव्य नहीं है, केवल पिछड़े लोगों का कर्तव्य नहीं है, महिलाओं का कर्तव्य नहीं है, बल्कि भारत का हर नागरिक, उसका यह कर्तव्य है। क्योंकि संविधान को अगर बदल दिया, हिंदू राष्ट्र का अगर निर्माण हुआ और मनुस्मृति के तहत, मनुस्मृति का कानून अगर यहां पे चालू हुआ, तो बाबा साहब ने जो इशारा दिया था 1949 को
कि राजनीतिक लोकशाही का निर्माण तो हमने किया, लेकिन जब तक आर्थिक लोकशाही और सामाजिक लोकशाही का निर्माण नहीं होगा, तब तक राजनीतिक लोकशाही का निर्माण नहीं हो सकता। और आज हम यही देख रहे, सामाजिक विषमता इतनी बुरी हालत में बढ़ रही है कि वर्षों से 100 साल के ऊपर, 100 साल से भी ज्यादा पूर्व से बरेली में मुसलमान जिस जगह नमाज पढ़ते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अरेस्ट किया और उसको गिरा दिया। यानी हम कहते हैं, इसीलिए मुसलमानों का जो अधिकार है, नमाज पढ़ने का अधिकार है, उस अधिकार को सरकार ने उसको मना कर दिया। ये सभी जगह आज की तारीख में यही हो रहा है, और इसको अगर रोका नहीं गया तो आने वाले समय में बाबा साहब का दिया हुआ इशारा ये सच साबित होगा कि अगर ऐसा हुआ तो भारत के लोग दोबारा गुलामी में चले जाएंगे, भारत दोबारा गुलाम होगा, और वो फिर बाद में कब आज़ाद होगा ये कोई बता नहीं सकते। तो साथियों, भारत का कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का आदमी हो, उन्होंने संविधान को धर्म से बढ़कर ही ज्यादा मानना चाहिए। अगर वो लोग अपनी विचारधारा को ज्यादा मानेंगे और संविधान को कम मानेंगे, संविधान के ऊपर अगर अपनी विचारधारा को आप मानते हो, तो भारत गुलाम बनने में ज्यादा दिन नहीं लग सकते। और कोई भी सच्चा आदमी, देशभक्त आदमी नहीं चाहेगा कि जिस देश को आजाद बनाने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियां बेफजूल ना जाए। और इसीलिए इस देश को गुलामी से बचाने के लिए इस संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। तो इस संविधान को कैसा बचा सकते? आज के तारीख में हम लोग संभल सकते हैं, लेकिन 2024 के बाद संभलना नामुमकिन होगा, क्योंकि हमारे पास में आज वोट डालने का अधिकार है, कल सब लोगों को वोट डालने का अधिकार रहेगा, ये नहीं बोल सकते। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तब यही लोग कह रहे थे कि महिलाओं को संविधान का अधिकार मत दो, वोटिंग का अधिकार मत दो, अछूतों को वोटिंग का अधिकार मत दो, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको वोटिंग का अधिकार मत दो, जिनके पास जमीन नहीं है उनको वोटिंग का अधिकार मत दो। तो इसका मतलब यह है, उनके हाथ में अगर शासन आ गया तो ये लोगों को, अभी जो मैंने बताया, उनको जो वोटिंग का अधिकार मिला, वो अधिकार से उन लोगों को वंचित किया जाएगा, और ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वोटिंग का अधिकार होगा, और सिर्फ दिखावे के लिए ये वोटिंग करेंगे। जैसा हिटलर ने वोटिंग करके ही वो सत्ता में आया और बाद में हुकुमशाह बना, इसी तरीके से भारत में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के लोग जो कहते हैं कि लोकशाही, इस देश में लोकशाही शासन लाना ये गलत है, राजेशाही ही लाना यही अच्छा है। जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था
आम लोगों के हाथ में नहीं चाहिए। यह अर्थव्यवस्था गिने चुने 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में यह अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने तो वो अदानी अंबानी ऐसे 2-3 उद्योगपतियों को हाथ में लिया और ये तो शुरू भी कर दिया। अरे भारत का मुखिया मणिपुर में एक दिन जाता नहीं। मणिपुर में जो लोग दुखी है उनका दुख दर्द उनको कोई अपना लगता ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि आरएसएस के बंच ऑफ थॉट में गोडवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट लिखा और बंच ऑफ थॉट के अनुसार जो राज भारत में वो चाहते हैं वो लाने की शुरुआत ये 2014 से बड़ी खूबी से ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास सिर्फ भारत के लोगों के पास सिर्फ एक मौका है, वो है 2014 का, 2024 का। तो 2024 के आने वाले चुनाव में अगर हम इस लोकशाही विरोधी ताकतों को सत्ता में आने से अगर रोकते हैं तो संविधान की रक्षा हम कर सकते हैं। अगर इनको नहीं रोकते तो संविधान की रक्षा नहीं होगी। तो ये कोई एक जाति का कर्तव्य नहीं है, एक धर्म का कर्तव्य नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का कर्तव्य नहीं है, ये कोई सिर्फ बौद्धों का दलितों का कर्तव्य नहीं है, ये सिर्फ कोई पिछड़े वर्गों का कर्तव्य नहीं है। जो भारतीय है जिनको भारत का भविष्य अच्छा रखना चाहते हैं उन लोगों का काम है कि 2024 में ये ताकतों को रोकना और संविधान की रक्षा करना। तभी ही संविधान की रक्षा हो सकती है। इसके अलावा संविधान की रक्षा करने का दूसरा कोई भी पर्याय सिलत ये मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं इस व्याख्यान के माध्यम से जो लोग इस व्याख्यान को सुन रहे हैं मैं उन्हें विनती करूंगा कि आप कान बंद मत कीजिए, आंखें खुली रखिए और किसी भी संकट का सामना करके इस कोई भी स्वार्थ को पास में ना आने देते हुए, अभी कोई पक्ष नहीं, कोई नेता नहीं, ये लड़ाई कोई पक्ष की लड़ाई नहीं है। 2024 की लड़ाई ये हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाही, संविधान विरुद्ध मनुस्मृति, यही लड़ाई है। तो हम लोगों ने कौन से पाले में हमको लड़ना है, मनुस्मृति के साथ में जाना है या संविधान के साथ में जाना है, हुकुमशाही के साथ में जाना है या लोकशाही के साथ में जाना है, यही हमको तय करना है, यही हमको लोगों को समझाना है और यही हमको लोगों से इसी रास्ते में चलने के लिए लोगों को कहना है। यही विनती करता हूं और मैं मेरे 2 शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूं। आपने मुझे सुना, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय लोकशाही।